Today it was a free invite to all of you to thank you for supporting us for 40 years. And this is Dohri Zindagi. It's not the kind you and I live. जो हम घर में एक मुखौटा पहनते हैं बाहर एक. No, this is very different. And you're in for a treat. Just wait for it. So I'm going to now give you a little background about the writer, very famous Rajasthani writer, who had who's a Padma Shri, 800 plus short stories. This is based on one of the short stories. His name Vijayakant Dekha. ये राजस्थान के प्रख्यात लेखक थे, जिन्हें विजी के नाम से भी जाना जाता था. उन्होंने मुख्य रूप से राजस्थानी भाषा में काम किया और राजस्थानी लोक कथाओं के पुनर्सृजन में महत्वपूर्ण काम किया. और उनकी कई कहानियों पर फिल्में और नाटकें भी बनी हैं, जिनमें दोहरी जिंदगी शामिल है. दोहरी जिंदगी विजयकांत देखा की क्रांतिकारी लघु कहानी पर आधारित है. कहानी है दो लालची व्यापारियों के बारे में. उनके बच्चे पैदा होने से पहले ही शादी के लिए वचनबद्ध थे. आगे क्या होता है ये तो आज के नाटक में आप देखेंगे ही. यह कहानी लैंगिक रूढ़ियों को तोड़ती है, क्योंकि मुख्य पात्र जो हैं समाज के बनाए बंधनों को तोड़कर अपने जीवन अपने तरीके से जीने का फैसला करते हैं. दोहरी जिंदगी राजस्थान की धरती से जुड़ी हुई है, जहाँ दोहरे या विपरीत पहलुओं वाला विचार शामिल है, जो परंपरा की सौंदर्य के साथ आधुनिकता को भी प्रस्तुत करती है. लीजिए नाटक दोहरी जिंदगी. नाट्य भारती की तरफ से यह तोहफा हमारे चाहते श्रोताओं के लिए है. दोहरी जिंदगी. इतने सारे लोग बैठे हैं, इनको सुनाते हैं. ग्रेट आइडिया. चलो मैं तुम शुरू करो. ऑलराइट. 12 और 12-24 कोस की दूरी पर दो बस्तियां बसी हुई थी. उन बस्तियों के सेठ अपनी कंजूसी के लिए समूचे मुल्क में मशहूर थे. दोनों में गहरी दोस्ती थी. इत्तेफाक की बात कि दोनों का एक साथ ही सहरा बंधा बेहद सुंदर बहुओं के साथ हथलेवा जुड़ा. अब सेहरा बंधा तो बच्चे तो होंगे. दोनों मित्रों ने यह वादा किया कि जिस किसी के भी घर बेटा हो या बेटी हो, उनका रिश्ता एक दूसरे के साथ ही करेंगे. खुशी खुशी दोनों साहूकार परस्पर वचनबद्ध हो गए. पेट की आशा के दरमियान ही संतानों का रिश्ता तय हो गया. एक दूसरे की प्रीत में बावले और धन पागल सेठों को कुदरत के खेल का रंग मात्र भी ख्याल नहीं था. दोनों के घर सीप में एक साथ ही मोती पड़ा और 9वें महीने के बाद एक ही नक्षत्र में दोनों के दो लड़कियां ही जन्मी. कुछ तो दी हुई जबान के नशे में और कुछ कंजूसी की लत के दबाव में एक सेठ बेईमानी कर गया. बेटी होने के बावजूद उसने सूप की जगह कांसे का काम बनाया. बेटा होने का जश्न मनाया और नाई को दोस्त के गांव भेजकर बेटा होने की बधाई भिजवाई. दोनों सेठों के हवेलियों में उत्सव के साथ गुड़ बांटा. पहले तो माँ ने सोचा कि दोनों दोस्तों में मजाक का रिश्ता है. वक्त आने पर सबको पता चल जाएगा और तब तक इस भ्रम में रहने में कोई हानि नहीं है. पर बाप ने इस भ्रम को मिटाने के लिए कोई चेष्टा नहीं की. वक्त से पहले ही बेटी की कमर में मेखला और धोती, बदन पर अंगरखी और सर पर बंदेज का साफा बांध दिया और लड़की की
लड़के की तरह परवरिश करने लगा। राम 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 राम। क्या बात बेटा? हाँ बापू साहब, मैं सब खेल सकता हूँ। क्रिकेट, गुल्ली डंडा, खो-खो और बाकी सब लड़कियों को हरा देता हूँ और कुछ लड़कों को भी। क्योंकि तू तो छोरा है, लड़कियों से ज्यादा ताकतवर। एक दिन बड़ा क्रिकेटर बनेगा। पर बापू साहब, मुझे तो लड़कियों का नाच भी बहुत अच्छा लगता है। मैं भी नाचता हूँ उनके साथ। क्रिकेट और गुल्ली डंडे से भी ज्यादा अच्छा लगता है। क्या बकवास कर रहा है? खबरदार जो अगली बार नाच किया तो टांगे तोड़ दूंगा। सुन ले और अच्छी तरह से समझ ले, हमारे खानदान में लड़के नहीं नाचते। पर बापू साहब, नाचने में क्या बुरा है? मंदिर में शंकर भगवान भी तो नाचते हैं और आपने मेरे नटराज की मूर्ति। बुरा है क्योंकि मैं कह रहा हूँ, जा बाहर जाके क्रिकेट खेल। अच्छा बापू साहब, मैं नाचूंगा। माँ साहब, भूख लगी है, कुछ खाने को दे देना। ए सुन, इसके बड़े होने के दिन है, इसकी हड्डियां मजबूत होनी चाहिए। जवार की रोटी दे इसे गुड़ के साथ, समझी? हाँ बापू साहब, मुझे बाकी सब लड़कों को हराना है। शाबाश बेटा। पहले तो सारी बातें मस्करी सी लगी और सेठ की बेटी खुद को लड़का समझ के बड़ी होने लगी। पर जब वक्त का उभार आने पर उनकी बेट बाप की नीयत नहीं बदली तो माँ का माथा ठनका। एक दिन मीठे उलाने के साथ उसने पति को जिक्र किया, ए जी सुनते हो? मुन्नी सयानी हो रही है। उससे कब तक ऐसे लड़कों की तरह पालोगे? ये सब देखते हुए भी अंधे कैसे बने हो? अरे मैं तो कहीं अंधा नहीं हूँ, मुझे तो तीनों लोगों की सुस्ती है। तीनों लोगों की सूझने वाले को ये पता न चले कि जब लड़की के कपड़ों में लड़की का जोबन नजर आने लगेगा तब क्या करोगे? अरे ऐसी छोटी छोटी बातों पे ध्यान देने का मेरे पास वक्त नहीं है। ये क्या पागलपन कर रहे हो? लड़की जल्दी ही हाथ पीले करने लायक हो जाएगी और ये तुम्हें छोटी बात नजर आती है? अरे हाथ पीले करने पर मेरी मनाही थोड़ी ना है। मेरी तेज अकल की कौन बराबरी कर सकता है? मैंने तो कोक के भीतर ही रिश्ता निपटा डाला था। तू सब जानती नहीं है क्या? तुम्हारा निपटाने से क्या होता है? भला छोरी से कहीं छोरी की शादी हुई है? अरे शादी का क्या है? की और हुई, पर दिया हुआ वचन तो मरते दम तक नहीं तोड़ा जा सकता। भले आदमी, तुम्हारे वचनों से सेठ की कमी कैसे पूरी होगी? इतने बरस मजाक समझकर मैंने तुम्हें छेड़ा तो नहीं। अरे खेलने जैसा काम मैं करता भी नहीं। मर्द की दबा नहीं बदला करती। धूमधाम से बेटी की बारात लेके जाऊंगा, बेशुमार दहेज मिलेगा। ये कुदरत की गलती का नुकसान मैं क्यों उठाऊं? तुम मेरी बात सुन, जिसका पति घर से बाहर चला जाए उसकी समझदार बहुएं भी सब्र रखती हैं। ऐसा वैसा पति मिलने पर भी कोक की साथ फूटती हैं। बाल बेवा भी आखिर अपने दिन काटती ही हैं। तो बेटी की किस्मत बेटी के साथ आप ही खींचेगी, आप ही ओढ़ेगी। अपनी जड़ी बेटी है, उसे ऐसे कैसे बांधकर जला दे? छोरी से छोरी की शादी हुई तो क्या ही खींचेगी और क्या ही ओढ़ेगी? मुझसे तो सपने में भी सफरम के लिए हाँ नहीं की जाती। अरे मैंने तुझे हाँ करने के लिए कहा ही कब है? इस काम के लिए तो मैं अकेला ही काफी। और तू मेरी बात ध्यान से सुन, अगली बार टांग अड़ाई तो खुदकुशी करके मर जाऊंगा। वचन हारने से तो मरना ही बेहतर है। भला लड़की से इसका घाटा कैसे पूरा करेगी? ये क्या आप साला बोल रहे हो? मैं अनाक्षरा बोल रहा हूँ। सेठों की सेज का घाटा कैसे पूरा किया जाता है तू समझती नहीं है क्या? पूरे इलाके में तेरे बाप का नाम कैसे चला किसी से छुपा नहीं है। तेरा बाप तो कारोबार में मग्न रहता था और तेरी माँ जात बजात के साथ नैन मटका करती फिरती थी और उस चमार के साथ तो खुल्लम खुल्ला ऐश करती थी। ये फिर भी आंखों देखी मक्खी मैंने निकली कि नहीं? तुझसे शादी की कि नहीं?
बाकी काम में सारा झगड़ा निपट गया। दूसरे दिन शुभ मुहूर्त में सेठ के घर शादी का न्योता आया और उसने बड़े उत्साह से रिश्ता कबूल किया, पर सेठानी के कलेजे पर आरी सी चल गई। फिर भी ना तो उसने होठ खोले और ना ही अब बेटी जाने और बेटी का कर्म न। और बेटी तो दीदी नादान थी, उसे ना तो अपने यौवन की जानकारी थी और ना ही कर्मों का कुछ खाया। बरसों तक बेटे की तरफ वाली कन्या खुद को लड़का ही समझने लगी थी। शादी का असली मतलब ना जानते हुए भी उसको इस बात की बेहद खुशी थी और उसकी ये नादानी देखकर माँ अंदर ही अंदर समझती रहती। एक दिन घाट पर किसी हमउम्र लड़की ने उसे नहाते हुए देख लिया तो सारी गलतफहमी दूर हो गई। पहले तो सनी ने सोचा था कि माँ बाप कोई टोटका कर रहे हैं, पर जब उसने सेठ की बेटी का घोड़ी चढ़ने का उत्साह देखा तो उसे रहा नहीं गया। उसने उसे समझाने की कोशिश की कि वो हकीकत में लड़की है, पर खुद को लड़का समझने वाली लड़की ने कहाँ यकीन करना था। वो तो बस माँ से सवाल करने पहुंचा। अरे दुर्गा, क्या हुआ? अपने माँ को नहीं बताया? मेरे पास आ। मासा, वो कुसुमताई की छोरी है ना, उसने मुझे बड़ी हैरानी की बात बताई। कहती है मैं मर्द नहीं औरत हूँ, बस मर्दों वाले कपड़े पहनता हूँ। पर मैं उसकी बात मानूं तब ना। मुझे पता है मासा, तू मुझसे कुछ छुपाएगी नहीं, है ना? बेटा ऐसी बात होती तो क्या मैं तुझे पहले से होशियार न कर देती? ये गांव की छोरियां ऐसी चुगल करती है, तू ध्यान ना दे। अरे चाहे जितनी भी चुगल करे, मैं किसी से डरने वाला नहीं हूँ। मर्द ना होकर औरत होता तब भी ये शादी कर दिखाता। और ये तो 2 दिन मिलने की बात है। अगर 2 दिन मिल जाए तो क्या 2 औरतों की शादी नहीं हो सकती? हाँ बेटा, तेरे बापू साहब यही कह रहे हैं। मेरे बापू साहब क्या कम समझदार है? मेरे जैसा बाका मर्द है क्या पूरे गांव में? मेरे जैसे दहेज की बात तो 7 पुरखों में भी किसी ने नहीं सुनी होगी। ये सब मेरी सुंदर बीवी से जलते हैं। मासा, अब इंतजार नहीं होता, कब आएगी मंगल बेला? बोल ना, बोल। सबर कर बेटा, सबर कर, जल्दी जल्दी ही, जल्दी ही, जल्दी ही, जल्दी ही। नारियल फोड़ा गया, दोनों मंडप में बैठे, विवाह संपन्न हुआ। इस तरह 2 अजनबियों का जीवन भर का नाता जुड़ गया। दुल्हन विदा होकर अपने घर आई। तारीफ तो बहुत सुनी थी, और ऐसे रूप की तो मुझे सपने में भी उम्मीद नहीं थी। घूंघट के भीतर तो हूबहू चांद छुपा है। आपकी क्या कम खूबसूरत है। मेरा तो आंखों के सामने पानी भरता है।
सुहागरात वाले दिन तो कुछ नहीं हुआ। दुल्हन ने प्रयास भी किया पर दूल्हा तो नादान था, शर्मा रहा था। और शर्म की जगह होती है, ऐसी भी क्या शर्म के लगातार 2 रातों का सत्यानाश कर दिया। और एक दूसरे को देखो तो कोई बात, और सारी रात आंखें फाड़ कर देखो तो वही बात। और दूल्हे की और दुल्हन की समझ नहीं होती। उधर माँ की फिक्र का अंत नहीं था और बगल में सोया से खर्राटे पर रहा था, पर माँ की नींद राम जाने कहाँ उड़ गई। दोनों चोरियां बैरन रात कैसे जूझती होगी। अबूझ बेटी तो कुछ समझती ही नहीं, खुशी खुशी शादी करने चल पड़ी, पर बहू तो हकीकत से बिल्कुल अनजान। सच्चाई सामने आने पर उसकी क्या हालत होगी। मतलब उस दिन सहेली ने ठीक ही कहा था, और ये सच आज तक मुझे क्यों नहीं नजर आया। फिल्म का भूत इस तरह इंसान को अंधा और बहरा बना देता है। आंखें खोल, आंखें खोल, आंखें खोल। तूने ऐसा क्यों किया मेरे साथ? क्यों? मेरी जिंदगी खेल है क्या तेरे लिए? क्यों? मुझे माफ कर, मुझे नहीं पता था कि मैं एक औरत हूँ। मेरे माँ बाप ने मुझे कभी औरत होने का एहसास नहीं होने दिया। अब समझ आया कि क्यों माँ साहब हमेशा लड़कों वाले कपड़े पहनाती थी और क्यों बाप को हमेशा लड़कों वाले ही खेल खिलाता था। मैं तो आज तक खुद को लड़का ही समझता रहा। अगर आज तुझे निर्वस्त्र देखा होता तो शायद सारी उम्र यही समझता रहता। मतलब तेरे माँ बाप ने ही तुझे धोखा दिया? पर तेरी माँ तो खुद एक औरत है, फिर उसने विरोध क्यों नहीं किया? मासा को कहाँ समझ इन सब बातों की। उस बेचारी का क्या ही वश चला होगा। वजन की झूठी मर्यादा
मर्यादा निभाने के लिए बापू ने ही ये सब खेल रचा होगा। मैं तो आज तक खुद इन सबसे अनजान था। तू तो उनकी अपनी बेटी है, उनके लिए तेरी जिंदगी का कोई मोल नहीं। जो माँ बाप अहम और दहेज की लालच में अपनी ही बेटी को अपनी जिंदगी जीने पर मजबूर कर सकते हैं, उनके लिए उसकी भावनाओं का क्या मोल? उनके लिए तो बस समाज में इज्जत और दहेज ही सबसे बड़ी चीज है। मेरी तो अपनी खुद की परिभाषा ही बदल गई है। अब इस दोहरी जिंदगी का बोझ कैसे जीऊं? तुझसे माफी कैसे मांगू? मुझे माफ कर दे, मुझे माफ कर दे, मुझे माफ कर दे, मुझे माफ कर दे। माफी छोड़, मैंने तो सिर्फ एक दिन ही भ्रम की पीड़ा हुई है, पर तूने तो बरसों इस भ्रम की जलन सही है। तेरा दर्द मेरे दर्द से बड़ा है। हम दोनों पर एक सी बिजली गिरी है। अब हमें मिलकर ही इस मुसीबत का सामना करना होगा। और दूल्हा बनकर तोरण तो मैंने बिगाड़ा है, सारा कसूर मेरा है। मेरे हाथों चली गई है, तेरे साथ धोखा हुआ है। कड़े से कड़ा दंड भोगूं तो मुझे मुक्ति मिले, मैं तेरा गुनहगार हूं तो मुझे पूरी सजा मिले। पूरी सजा दे, मुझे माफ कर दे, मुझे माफ कर दे। तुझे इस छल की सजा मिल गई है। अगर तेरी माँ में विरोध करने की हिम्मत नहीं थी, तो वो हिम्मत अब हमें दिखानी होगी। हम दोनों को मिलकर ही हमारी मुक्ति की राह खोजनी होगी। अगर ये शादी अनजाने में होती तो शायद मुक्ति में कोई अड़चन नहीं थी। पर अब ये धोखे का पछतावा मेरा पीछा नहीं छोड़ रहा। अब भी कुछ नहीं बिगड़ा है, तो पछतावे की नादानी छोड़। हमारी खुशनसीबी है कि हमें ऐसा अनोखा संजोग हाथ लगा। अब मेरे सामने पछतावे का जिक्र कभी मत करना। कहीं ये सब सपना तो नहीं? अरे बाबली, ऐसा साज तो आज से पहले कभी प्रकट नहीं हुआ। अब हम इस दोस्ती की लाजवाब मिसाल कायम करके दिखाइए। हाँ। ये श्रृंगार तूने क्यों किया? घर की इज्जत और मेरे बच्चों का कुछ ख्याल नहीं। इतने सालों के छल का खुलासा तो मैं तुमसे पूछना चाहती थी बापू साहब, और ना ही कुछ पूछूंगी और ना ही कोई जवाब दूंगी। बेहया, तू क्या जवाब देगी? ये श्रृंगार में तुझे हरगिज़ नहीं कर सकूंगा। कुछ ना पूछ बेटी, कुछ ना पूछ। मैंने खुद कितनी कोशिश की, पर तेरी तरह मेरा भी कोई बस न चला बेटी, कोई बस न चला। पर तुझसे एक विनती है बेटी, अपने बापू को बददुआ मत देना। तुम्हें बददुआ की फिक्र है? मैं और ये किसी को बददुआ नहीं देगी। हम तो उल्टा आप दोनों का आभार मानेगी कि हमें ऐसी अनमोल सीख हाथ लगी। बहू, अब मेरी इज्जत तुम्हारे हाथ में। जैसे भी हो, इसे बता, ये श्रृंगार उतार के पहले वाला लिबास डाल दे। तुम अब भी मुझे बहू के नाम से पुकारते हो? अब भी समझ नहीं आता कि ये झूठे लिबास से तुम्हारी इज्जत कैसे बचेगी? हम तो पूरे गांव के सामने तुम्हारे इस छल को वरदान की तरह कबूलना चाहती है। आज तक तुमने अपनी मनचाही की, अब हमें अपनी मनचाही करने दो। इस घर में तो मेरी ही मनचाही चलेगी। अपनी मनचाही करना चाहो तो यहाँ कोई छोड़ नहीं। ये खबर हमें शोभा भी नहीं देता। मर्जी हो तो आशीष दे देना, हम चलती हैं। चलते तीजा। कहाँ जाना है तो जाओ, मगर दहेज गहने की एक कौड़ी वापस नहीं दूंगा। बेकार में क्यों पिछड़े हो बापू साहब? हमें दहेज गहने का चाव नहीं है। हमें इस घर का एक तिनका भी नहीं चाहिए। जब तुम्हें शर्म ना आए तो हम यहाँ से नंगी जाने को भी तैयार हैं। हाँ, ये नौबत तो आनी ही थी। अब तो तुम ठोर ठोर नंगी ही तो नाचोगी, मगर ये गहने मेरे हैं। तुम्हें पाल पोस के बड़ा ना करता तो ये दहेज गहने का सपना भी कहाँ पूरा होना था। सारे गहने में, सारे गहने। अरे बड़भागा, सुहाग का मंगलसूत्र तो मत उतार। अरे सुहाग का मंगलसूत्र से क्या लेना देना? गरीबों के पास सोने का मंगलसूत्र नहीं होता तो क्या उनका सुहाग नहीं होता?
मैं तो एक कील नहीं छोड़ने वाला। और फिर ये दो औरतों की शादी को शादी थोड़ी ना माना जाएगा। ऐसे तो गुड्डी गुड़ियों के खेल में भी नहीं होता। तुम्हें पागल कुत्ते ने तो नहीं काट दिया? अरे पागल कुत्ते ने तो इन्हें काटा है, पर तुम्हें क्यों देखने लगा? मैं इन्हें रोकने वाला नहीं हूँ। लाखों की दौलत को ठोकर मार के ज्यादा चाहती है तो जा। ये गांव वाले, ये समाज वाले तुम्हें ऐसे स्वीकार थोड़ी कर लेंगे। चल बेटा अंदर चल। अब ये समाज वाले हमें स्वीकार करे ना करे, हम जहाँ जाएंगी वहीं अपना नया समाज बनाएंगे। चल दीदी जा। चल। आजा। अरे अच्छा कौन सुना क्या? हुआ क्या? अरे चोरी ने चोरी से शादी कर ली। हाय राम, तो का क्या होगा? चूहे के नहीं ढूंढेंगे क्या? अरे देखो देखो, वो चोरियां आ रही हैं। खबरदार, जो मामले का निपटारा किया होगा एक कदम आगे रखा तो ये कौन सा न्याय? कैसा न्याय? ये भी जूता देख रहे हो? मेरी दोहरी जिंदगी का प्रतीक। आज से हम खुद को इसके डर से आजाद करती है और तुम सबको ललकार कर आगे बढ़ती है। देखते हैं कौन मर्द का बच्चा हमें रोकता है। चल दीदी जा। चल दी जा। ये बचाओ तो चिंता नहीं। ये तो मर्दान के नाम पे तमाशा है। इसलिए एक तरह से पूरा समाज देखा जाएगा। सूरज के मुंह का काने कट जाएंगे। हमारे बच्चे बर्बाद हो जाएंगे। इन छोरियों का दिमाग ठिकाने लगाने होगा। सही कह रहे हो। इन छिनारों को तो बहुत बाहर निकालना ही होगा। पर वो दोनों तो हमारे मुंह पे काली पोती का खुदा ही निकल गई। अब ये छोरियां जिंदा हाल में गाँव में वापस नहीं आनी चाहिए। हाँ नहीं आनी चाहिए। पंचायत को इसका फैसला करना नहीं होगा। सही कह रही हो बहन, अपनी लड़कियों को संभाल के रखना नहीं है इसलिए कहते हैं। और भेजो न पढ़ने, वहीं से सीख के आती है। क्या बदली हो दीदी? स्कूल से नहीं, घर से सीखती है। सही कह रही हो। उनके माँ बाप का ही सोच है लड़के को कैसी शिक्षा देते हैं। तो रैपट मार दो तो सब ठीक हो जाता है। हाँ दो रैपट ही मार देते। अच्छा, तो तुमने काहे नहीं मार दिया रैपट जब वो छोरी सबको लौटा रही थी? कोई ना बात छोड़ियो, ना बात तो दुख के बैठे। जाओ अपने घर में जाके अपनी छोरियों को संभालो। और छोड़ो पोगी, वरना इस एक तरह से समाज का फिकर जाएगा। कह देते हैं। हाँ जाओ। अब इन सब बातों का क्या फायदा? नुकसान तो हो ही गया ना। गांव की सीमा तक आते आते दोनों बीजा और तीजा बाहर पहुंच गई गांव की। और चारों तरफ हरियाली छाई थी। आकाश पर बादल इधर उधर लौट रहे थे। कुदरत की लाडली बेटियों ने कुदरत का ऐसा नजारा कभी नहीं देखा था। वो पंखों पे उड़ती हुई जैसे पहाड़ के बीच में पहुंच गई और चलते चलते चोटी पर पहुंच गई। दूर गांव नजर आ रहा था। इंसानों की बस्ती के घरोंदे उन्हें चेचक के चकत्तों की तरह उभरे हुए नजर आए। बादलों के दल पहाड़ पर बसल गए। अचानक मूसलाधार मेघ बरसने लगा। चारों ओर खुशी के नगाड़े बजने लगे। बिजलियां चमकने लगी। दोनों सहेलियों का रूप निहारने के लिए बार बार मचलने लगे। तीजा और तीजा खुद खुद बिसराए एक दूसरे में समा जाने को बेताब हो उठे। बादलों के अनछुए पानी से भी पवित्र अपनी गाढ़ी प्रीत में मगन। हमने दर्शन किए प्यासी बिल्लियां तरस तरस कर झपट रही हैं। शायद कमरों के पर्दों में इनकी प्यास ना बुझ पाए। हमें पर्दों की जरूरत ही क्या है? उससे 4 रुपए चाहिए तो क्यों प्यासी रखे?
बताओ। अच्छा, क्षमा तो मैं दे दूंगी, पर उसके बाद ये बात तुझसे पूछूंगी नहीं। पर बात तो पूछने लायक है। तो बिना पूछे बता दे। ये चांद मुझे बार बार पूछ रहा है कि अपने पास बैठे चांद को न देखकर मेरा भद्दा चेहरा क्यों देख रही है। चल झूठी, ये बात तो चांद ने मुझसे कही है। मुझे पता था तुम यही आओगी। आज हमारी सोनी बावड़ी पवित्र हुई, पर बड़ी हैरानी की बात यह है कि तुम्हें भूतों की बावड़ी पर चढ़ते हुए भी डर नहीं लगा। डर तो इंसानों से लगता है, भूतों से कैसा डर? ये बात हमारी 16 आना सच है। हमें भी इंसानों के नाम से ही नफरत है। उन्हीं की काली करतूतों की वजह से तो हम ये योनि भुगत रहे हैं। इसीलिए उन्हें डरा डरा कर हम अपना बदला चुकाते हैं। तुम्हारी शादी की चर्चा हमारे कानों में भी पड़ी। उन हरामजादों ने तुम्हें काम की चौपाल में सुताने में कोई कसर नहीं छोड़ी। कोई तुम्हारे साथ और जबरदस्ती ना करे, इसलिए ठेठ पहाड़ तक मैं तुम्हारे साथ था। और तुम्हारी सारी कहानी मैंने अपनी आंखों से देखी, और देखते ही देखते तुम दोनों पर प्यार आ गया। सच? अरे तुमने तो पिछले उसे भी शर्म नहीं की, अब मुझसे क्या शर्म। तुम्हारी प्रीत निहार कर मेरा जीवन सार्थक हो गया। जीवन? मैं इस जमात का सरदार हूं। अब तुम यहां बेखौफ खरवास कर सकती हो। इसी बावड़ी के समेत एक ऐसा खंबा महल खड़ा करूंगा कि राजाओं तक को जलन हो जाए। तुम्हारी छोटी बड़ी सारी इच्छाएं पूरी की जाएंगी। तुम्हारे प्यार को देखकर मुझे जो सुख मिला है उसका एहसान मैं कभी नहीं चुका सकूंगा। आओ मेरे साथ। सरदार के हाथ का इशारा पाकर उन्होंने पीछे मुड़कर देखा तो सामने एकदम सफेद छत खंबा महल टिप टिप कर रहा था। बेमिसाल झालियां, अनूठे झरोखे भीतर रोशनी जगमगा रही थी। चांद की चांदनी चमक उड़ा रही थी। अपनी प्रीत का ऐसा वरदान तो उन्होंने नहीं जाना। दोनों एक खंबे महल में घुसी तो आप वाक रह गई। केशर का आंगन, गुलाल की दीवारें, इंगुर की छत, कमल का पलंग, गुलाब के फूलों की सेज, वो खुशी के झूले में झूलने लगे। कुमकुम के रंग को भी मात करने वाली दोनों पंछी रंग रलियों में ऐसे मगन हुए कि उन्हें दीन दुनिया का एहसास ही नहीं रहा। और देखते ही देखते एक पखवाड़ा बीत गया। एक पखवाड़ा बीत गया है। तुम तो अपने प्यार में ऐसी डूबी कि दुनिया को ही भुला दिया, पर दुनिया तुम्हें नहीं भुला पाई। जाओ एक बार काम का चक्कर लगाओ, देखो तो तुमने क्या क्या बदल दिया है। अरे तुम बेखौफ जाओ, तुम्हें कोई जोखिम नहीं होगा। मैं अब हमेशा तुम्हारे पीछे खड़ा रहूंगा। पर हम तो दो हैं, अकेले कैसे बचाओगे? पर तुम्हारी जान तो एक है। अरे तुम इतनी जोर से क्यों हंसते हो? धीरे से नहीं हंस सकते क्या? धीरे से हंसूंगा तो कोई डरेगा ही नहीं। बात तो ठीक है, लेकिन हमें डराने की जरूरत भी नहीं है। हम आपसे डरने वाली भी नहीं है। गल तो तुसी चंगी करते हो। चंगी? ओए क्यों होया? नहीं समझे? ओए मैं पिछले जन्म में पंजाबी था। चलो इसके बाद तितलियों की उन्माद उठती और चक्कर लगाती भीजा और भीजा इंसानों की बस्ती में पहुंची। वही दीवारों के घेरे, वही झोपड़ों के दरवाजे, अपने अपने चौके, अपने अपने चूल्हे, अपनी अपनी आंच, अपना अपना धुआं।
वही गंदगी और वही तू मैं। तमाशा तो कब का खत्म हो चुका था और सब अपनी अपनी जिंदगी में खोए हुए। आज उन्हें वापस आया देख किसी ने इंसाफ की मांग नहीं की। अरे कुछ सुना तुमने? क्या हुआ? अरे टीचर गाँव में वापस आ रही है। अरे राम, ये बेशरम छोरियां फिर घुस आई गाँव में। भगवान बचाए इन जिनानों से। अरे भैया क्या मुसीबत है यार, इस तरह तो फिर से गाँव को पवित्र करना पड़ेगा। क्या मुसीबत है भैया? बहन, अपने बच्चों को बचाओ, कहीं वो लक्षणियों की नजर पड़ गई तो उन्हें भी बर्बाद कर देंगी। सही कह रही हो जीजी, उनकी परछाई से कुछ अशुभ ना हो जाए। चलो घर चले, चलो अरे गांव वाले के दिल पर अब बावड़ी वाले भूत का आतंक छाया हुआ था। सभी लोगों ने डर के मारे अंदर से दरवाजे बंद कर दिए। ये छिनाले भूतों के साथ रहने लायक नहीं है। उधर नीचा का बाप चबूतरे में बैठा हिसाब किताब करना, सहसा उसकी नजर सामने से आती हुई अपनी बेटी और बहू पर पड़ी। मूर्छित होते बाल बाल बचा, थर थर कांपता हुआ खड़ा हुआ तो धोती की लाल खुल गई। भूतों का सरदार सेठ के ठीक पीछे आकर खड़ा हो। तुम्हारी बहू और बेटी यहाँ आ रहे हैं। अगर तुम्हें कुछ भी अनशन होना तो तुझे अपनी बावड़ी में ले जाकर रखूंगा, जहाँ मेरे जैसे सैकड़ों और भूत रहते हैं जो मेरे इशारे पर कुछ भी कर सकते हैं। क्या कहते हैं तुम्हारी भाषा में? डॉन। मैं उन सब का डॉन हूँ और डॉन से बचना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। ओह भाग्य हमारे, तुम दोनों वापस पधारी। मुझ गरीब पे मेहरबानी करो, मैं तमाम दहेज गहने सूद समेत वापस करने के लिए तैयार हूँ। हमें दहेज देने की चाह नहीं है बापू साहब, हम तो बस मिलने आई थी। हमें इस घर का एक तिनका भी नहीं चाहिए। क्यों नहीं चाहिए? तुम मेरी बेटी नहीं हो क्या? बेटी हूँ सो मालूम है, बाप के प्यार को जानती हूँ। और जिस तरह से तूने मेरी जिंदगी खराब की है ना बापू साहब, उसकी कीमत तो 7 जन्मों में भी नहीं चुका पाएगा। अरे छोड़ दीजा, तुझे नहीं लगता कि बापू ने हमारे ऊपर एहसान किया है? हम दोनों को मिलाकर हमारी आंखें खोल दी है, हमारा हृदय खोल दिया है और हमारा बस दीजा, इससे ज्यादा कुछ बोली तो बापू बुरा मान जाएगा। चल नहीं बोलती, लेकिन मैं तो ये कहने वाली थी कि तेरे बापू ने हमें जीने का नया तरीका सिखा दिया है। गांव का हालचाल पता करने आई थी, पर यहाँ तो सब भूतों के सरदार से डर के छुप के बैठे हैं। सो तो है, जल्दी है। पर बापू, मुझे इस पाप का प्रायश्चित करना ही होगा। पर माँ ने बताया कि तेरी सजा क्या होगी। अरे उसकी चाल है तेरे सामने ना भूले। अच्छा वही महल में भेजना। गांव की सीमा तक आते आते जीजो और नीजा को एक खंबे महल के एकांत की याद सताने लगी। वो सरपट बावड़ी की और भागी गरीब बस्ती का नरक पीछे छोड़ा। दूसरे दिन दरवाजे पर लगातार दस्तक सुनाई दी तो बीजा चौंक कर उठी। तीजा को जगाकर झटपट कपड़े पहने और धम 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 सीढ़ियां उतरकर चंदन का दरवाजा खोला। तीजा, उठ, कोई आया है। ओए होए, इतनी देर से तो शादीशुदा औरतें भी नहीं उठती हैं। अरे हम शादीशुदा औरतों से कम है क्या? इतनी सुबह सुबह तुम यहाँ कैसे? हमने सुना तुम दोनों किसी बहन में रहने लगी हो। विश्वास न हुआ तो देखने चली आई। अब विश्वास हो गया मानसा, अच्छा हुआ आ गई। आज और दिन हो गए थे। बैठ। अरे बहन, तुम्हारे जाने के बाद तीसरे दिन ही समूचे इलाके में ये महल वाली बात फैल गई थी। अरे ऐसी बातें तो बिना किसी के कहे हवा के साथ ही पहुंच जाती है। तुम दोनों के घरवास से तो मर्दों का सारा पानी ही उतर गया है। छोटे बड़े बूढ़े जवान सभी अंदर ही अंदर कसमसा रहे हैं। जी भूतों की जमात का डरना होता तो तुम दोनों से शादी करने तो महाभारत ही छिड़ जाता। हमारी शादी से तो वैसे ही महाभारत छिड़ी हुई है। है ना मासा? अरे ऐसी बात है बेटा, हमें तो बस तेरी चिंता है। वो शादी तो एक मजाक थी। तुम्हारी तो छाया को भी अभी तक मर्द का पसीना न लगा। इसके बिना परिवार कैसे आगे बढ़ेगा? और तुम दोनों को तो कोई बच्चा भी गोद न देगा। और किसने कहा कि शादी से बच्चे मिल जाते हैं? सोच अगर मैं लड़का न होकर
कूदो नहाओ कूदो फलो और अपने वंश की बेल बढ़ाओ। हमारे बहाने वंश की बेल आगे बढ़े, उसी का तो फल हम दोनों भोग रही है। तो इन खोखले रिवाजों को जड़ से उखाड़ना है। टाउन है 7 मंजिला हवेली है मेरी, इतनी आसानी से ये मोह पाश नहीं छूटेगा। ससुराल वालों को उनका एक वारिस दे दूं, उसके बाद में चैन से मर सकती हूँ, पर तुम दोनों के साथ रहने लायक शक्ति नहीं है मुझमें बाबा। और बेटी तेरा क्या इरादा है? मेरा इरादा कौन सा अलग है? एक लड़के लड़की का ब्याह ही तो रचा था तुमने, क्या मिल गया? बेटा मैंने तेरे बापू से कितनी मिन्नतें की पर उसने मेरी एक ना सुनी। अपनी जान देने की बात करता था, मैं क्या करती? अपने सुहाग को लुट जाने देती? हाँ लुट जाने देती। ऐसे पति और बाप के होने से अच्छा है उसका ना होना। दहेज के लालच में कितनी जिंदगियां बर्बाद कर दी उसने, मर ही जाता तो अच्छा था। अब तो अपना मुंह खोल माँ, वरना सारी जिंदगी इस पाप की भागीदारी करती रहेगी। और बहन सुन, कभी अगर तेरे दिमाग से ये ससुराल और संस्कारों का भूत उतर जाए तो हमारे महल के दरवाजे हमेशा खुले हैं। तुमने हमें याद किया। अरे तुम बेवकूफ नहीं हो, तुम तो अनंत की शाश्वत ज्योति हो, फिर भी खूब आए। ज्यादा तारीफ न करो वरना इतना आ जाऊंगा। तुम्हारी मैंने दर्द की कहानी सुनी, अब तुम खुशी खुशी ससुराल वापस जाओ। तुम्हें तुम्हारा पति जवां मर्द बना मिलेगा और तुम्हारे जेठ और ससुर तुम्हारी ओर आंख भी नहीं उठा सकेंगे। तुम्हारे पति के अंश से तुम्हारी गोप करेगी और 5 पांडव जन्म लेंगे। एक अकेले करंट से ही काम चला लूंगी मैं। कूदो नहाओ कूदो फलो। मासा, इस महल के दरवाजे तेरे लिए हमेशा के लिए खुले हैं, बस आगे से ये सीख लेना, यहाँ मत आना। चल मासी। और बहन सुन, ससुराल पहुंचते ही अपने नए सुख की खबर जरूर देना। अरे बीजा, तू किस सोच में पड़ गई? मुझे नहीं बताई। इस वरदान से तुझे कोई नई बात नहीं सूझी? हाँ, जो तुझे सूझी वो मुझे भी सूझी। पर अब ये सब बातें सोचना ही बेकार है। हमारे सुख में क्या कमी है? कमी तो कुछ नहीं है, पर आज इस वरदान से मेरे अंदर का पछतावा फिर से जागा था। तू कहे तो तेरे साथ हुए धोखे का कलंक अब भी मिट सकता है। पर मैंने उसे कभी कलंक नहीं माना। फिर भी तेरी इच्छा है तो मैं मना नहीं करूंगी। एक बार भूतों के सरदार से पूछ के देख। हाँ। तुमने हमें फिर याद किया। ये मौसेरी बहन के पति वाला वरदान मेरे लिए नहीं कर सकता? क्यों नहीं बन सकता? मुझे पहल करने में थोड़ा संकोच हुआ, पर तुम्हारी मनचाही हो तो मेरे पास वरदानों की कमी थोड़ी है। तुम चाहो तो मैं बीजा को मर्द बना सकता हूँ और जब मर्दानगी से मन भर जाए तो फिर से औरत बना दूंगा। हमें मंजूर है। ठीक है, अगर तुम्हारी यही इच्छा है तो कल से तुम्हारा नया दिन शुरू होगा। भूत बाबा आएगा। कल का दिन तो नया होगा, पर आज की रात तो मेरी है।
बीजा को सूर्योदय के साथ ही अपने समूचे बदन में एक सरसराहट महसूस हुई। देखते ही देखते उसकी छातियां सपाट हो गई। ऊपर के होठ और गालों पर बूढ़ कूटने की खुजली मचने लगी और खुजलाते खुजलाते उसने बदन पर उपस्थ को टटोला। वाकई एक जवान मर्द बन गया था। बेइंतहा खुशी की उमंग से उसने अपना चेहरा शीशे में देखा और फिर सामने पड़ा साफा, अंगरखी और धोती को देखा तो लपक कर आगे बढ़ा। ये मर्दाना लिबास उसने बरसों तक अपने हाथों से पहना था। आज एक बार फिर वही धोती, अंगरखी और साफा पहना और तीजा को जोर जोर से पुकारता हुआ महल के चक्कर लगाने लगा। कहीं नजर ना लगे। चल काला दोरा बांध देती हूँ। ऐसे क्या देख रहे हो? आज ये नई शर्म कैसी? पहले तो ऐसी शर्म कभी नहीं की। पहले की बात और थी। पर हम तो वही हैं, पर कुछ तो नया है। आज की रात मैं भूलूंगा नहीं, हर एक बात याद रखूंगा। बस बस, मर्द तो देर से बने पर उसके गुण पहले ही सीख गए। लगता है आज का दिन डूबेगा नहीं। सब्र करो, मैं जरा बावड़ी का चक्कर लगा कर आती हूँ। तेरी जाएगी? हाँ, जाने दो ना। ऐसे कैसे जाने दो? अपनी इस नई पहचान के साथ दोनों के बीच मधुर रातों का सिलसिला चलने लगा। इस नई पहचान के साथ बीजा के मन में धीरे धीरे एक नई रोशनी जगमगाने लगी। वो सोचने लगा कि एक औरत की बनिस्बत मर्द ज्यादा ताकतवर होता है। इस इतनी सारी ताकत के सामने एक औरत का क्या मुकाबला? समाज की सीख और अपने लिंग के बदलाव से वो धीरे धीरे खुद को औरत से ऊपर मानने लगा। अगले दिन चढ़ने पर उसकी आंख खुली। सूरज का अक्स बेड़ी में चमक रहा था और उस अक्स के साथ ही उसके मन में ये अहम जगा कि पति का तपते जी सूरज बनकर गगन में उगता है, औरत तो महज उसकी छाया है। मर्द बना बीजा एक नई सोच में जकड़ रहा था। आज तक ये एक खंबा महल हम दोनों की मिल्कियत थी। बराबर कहा था, पर अब तो मैं मर्द हूं, ये सब कुछ मेरा होना चाहिए। आज फैसला हो ही जाना चाहिए। बीजा, बीजा, बीजा उठ। कच्ची नींद से क्यों जगाया? नींद तो जब मर्जी हो ले लेना, पर एक सवाल का जवाब मुझे अभी चाहिए। इस महल का मालिक कौन है, तू या मैं? इस महल का मालिक कौन है, तू या मैं? इस महल में तो हम दोनों साथ ही रहते हैं। इसमें मालिक वाली क्या बात है? मुझसे घुमा फिरा कर बातें क्यों कर रही है? साफ साफ बता, हमें सौंपने के बाद ये सल्तनत किसकी है, तेरी या मेरी? इस जायदाद पर तो हमारा एक सा हक है। फिर भी कोई शक हो तो सरदार से पूछ लेंगे। सरदार का डर मुझे क्या दिखा रही है? मैं तेरे उस यार से कम ताकतवर नहीं हूँ। नई सल्तनत बनाऊंगा, खूब खजाना इकट्ठा करूंगा, तो जैसी सैकड़ों रानियां मेरे नाम है ना, मेरी हाजिरी बजाएगी। वासी हूँ, सवेरे सवेरे क्या बकवास ले बैठे? मेरे दिल में आग लगाकर अब तू कहाँ जा रही है? सच्चाई बताने पर भी तुम्हें विश्वास नहीं होगा तो बताने से क्या फायदा? फायदा मैं निकालता रहूंगा, पर मुझसे पूछेगा क्या तू जा कहाँ रही है? आज तुम अपने आपे में नहीं हो। तुम्हारे बहन की ससुराल जाकर उसकी खबर ले आओ। जब तुम्हारी सुध लौट आएगी तब बुला लेना। मुझे घास चला रही हो, सरदार के साथ मिलकर मेरा सफाया करना चाहती है। चुपचाप अंदर बेड़ी में चल वरना वरना क्या करूंगी? बोल क्या कर रहा है तेरा उसके साथ? बोल क्या कर रहा है तेरा? बोल क्या चल रहा है तेरा उसके साथ? बोल क्या चल रहा है तेरा उसके साथ? बोल क्या चल रहा है? बोल क्या चल रहा है तेरा उसके साथ? बोल नहीं कभी, बोल। मैं वो जोरू का गुलाम नहीं जो औरतों के नखरे उठाए। बाहर से कुंडे लगाकर पति बना बीज जाता, पागल की तरह जंगल में भटकने लगा। भटकते भटकते वो उस दिन वाली पहाड़ी पर पहुंच गया। रूखे पत्थरों वाली पहाड़ी आज उसे बेहद बदरंग लगी, मानो किसी के मातम में कुदरत मुंह लटकाए बैठी।
पहाड़ की चोटी पर पहुंचते ही उसकी आंखों के सामने पुराना परम नजारा एक बार फिर घूम गया। नाजुक सी थी डोर प्यार की, जतन डाल संजोया था, नाजों से कितना पाला था, भरम प्रेम का पराया था। हम तुम दोनों साथ चले थे, फिर राहें क्यों बदल गई, सेज सजी थी प्यार की अपनी तलियां क्यों फिर बिखर गई। मैंने कहा था मैं तुमसे हूँ, तुमने कहा था तुम मुझसे हो, हम दोनों के इस सपने को कौन सी आंधी तोड़ गई।
गाँव में ही रहेगी, हमें किसी का डर नहीं है। डरो नहीं, भूतों का सरदार आज हमारे साथ नहीं है और आगे से होगा भी नहीं। जो मर्जी आए करो, मेरे लिए तो तुम दोनों कब की मर चुकी। तुमने तो मुझे पैदा होते ही मार दिया था बापू साहब। मैं तो आज अपनी तीजा के साथ जिंदा हुई हूँ। क्या बकवास कर रही है? समाज की कोई मान मर्यादा का कोई ख्याल तो है तुम्हें? अरे छीना लोगों तो भगवान का डर भी नहीं है। अरे इस तरह तो भगवान के बनाए हुए सारे नियम ही खत्म हो जाएंगे भैया। और क्या? भगवान ने तो इंसानों को बनाया, नियम तो तुम जैसे इंसानों ने बनाए। और बापू साहब ने तो भगवान के बनाए हुए नियमों को तोड़ डाला। और क्या, छोरी से छोरी की शादी कराई, हम तो बस बापू के बनाए नियमों का ही पालन कर रही है। हाँ, लेकिन हमारा रिश्ता इन सब नियमों से परे है। ना हम इससे शर्मिंदा हैं, ना हमें इसका कोई डर। हाँ, और इन्हीं नियमों को चुनौती देने के लिए ही हम गांव में वापस आई हैं। हम गांव की लड़कियों को हिम्मत देगी ताकि कभी भी दहेज के लालच में उन्हें किसी गलत रिश्ते में ना बंधना पड़े और ना ही नपुंसकों के साथ जीवन बिताना पड़े। तो ठीक कहती है बेटी, मैं आज तक चुप थी, पर आज तुम दोनों का प्यार देखकर मुझ में पहली बार हिम्मत जागी है। इनके खोखले वचनों ने मेरी बेटी का बचपन छीन लिया, उसकी पहचान ही मिटा दी और मैंने विरोध तक नहीं किया। पर अब मैं तेरे बापू के साथ रहकर और पाप की भागीदार नहीं बनना चाहती। अब मैं ही तुम्हारा साथ दूंगी बेटी, अपने पापों का प्रायश्चित करूंगी। मौसी दिल से तुम्हें हमेशा इन दोनों के साथ थी, पर घरवालों और समाज के डर से इनका साथ नहीं मिल सकी। पर आज से मैं भी इनके साथ हूँ। सेठ जी क्या गलत किया इन्होंने? जिस रिश्ते में झोंकी गई थी उसी को तो निभा रही है। मैं भी तुम्हारे साथ हूँ। आज से मैं भी इनके साथ हूँ। आज से मैं भी इनके साथ हूँ। कल की बीजा को शिक्षित करने में इनका साथ दूंगी। कुछ समझ आई चाचा? अपनी गलती मान लो और इन्हें प्यार से अपना लो, इसी में भला है। यहाँ तो उल्टी क्यों का बहने लगी है? ना जाने समाज के नियमों का क्या होगा। इन बेकार बातों की तरफ ध्यान न दो बेटी, वही करो जिससे तुम्हें खुशी मिले। हम तुम्हारे साथ हैं। चलो देखते हैं कौन रोकता है तुम्हें। कौन रोकता है? इस तरह बीजा और तीजा वही गांव में रहने लगे और जो लोग पहले इस रिश्ते के सख्त खिलाफ थे उन्हें समझ आने लगा कि उसमें उन दोनों का कोई दोष नहीं था। धीरे धीरे समूचे इलाके ने उनके प्यार को अपना लिया और जो दोहरी जिंदगी, एक झूठी दोहरी जिंदगी के लिबास में शुरू हुई थी, वो एक सच्चे प्रेम की प्रतीक बन गई। गांव के बच्चे, खासकर बच्चियां, उन दोनों से बहुत प्रभावित हुए। बीजा और तीजा उनके लिए एक प्रेरणा बन गई। वो दोनों भी अपने अपने अंदाज से बच्चों को जागरूक करने लगे और समाज के सड़े गले नियमों से पार होने के लिए सहारा देने लगे। याद है क्या? हम दोनों उनके घर गए थे हाँ। और जैसे जैसे उन्होंने हमें कहानी सुनाई। हाँ हाँ, हमने वैसे वैसे ही लिखी। हाँ बिल्कुल, चलो उनसे फिर मिलते आते हैं। चलो। अरे तुम दोनों ने तो गांव की काया ही पलट दी। कभी सोचा है तुमने भी जान कि तुम समाज के डर से हमेशा लड़का ही बनकर रहती? तू क्या खुश रह पाती? नहीं, इसलिए हमने अपनी अंतरात्मा को कभी मरने नहीं दिया। वही किया जो हमें सही लगा। अगर तुम दोनों हिम्मत ना करती तो ऐसा अनोखा प्यार तुम्हें कैसे नसीब होता? हिम्मत तो तभी आती है जब चेतना जागृत होती है और ऐसे ही सारा समाज जागृत होता है। अरे आओ इस आजादी का जश्न मनाओ रे।
them in line, and just like, almost like a mother figure that kind of calms everybody down. Don't let me, that's Deepti right there. Slides from the booth, and then she just helps us keep us on the camera. My wonderful stage manager, my best friend, and one I can always look for support is Nachiket Dhar. Male Sutradhar, Dr. Sushma. And the next one up is he's very elusive. You sometimes see him. He doesn't come down from the booth very easily, but he was the one who designed and did the lights for us today. Another great singer, my friend, Dinesh, who did the sound for us today. Noel is the one who actually helped us put us together the show. Yesterday I took names of a lot of people who helped us behind the scenes, and I missed some names. One name was Sanjeev, Sanjeev Singhal, he did pictures for us yesterday. And when I take names, in my excitement, I forget some names. But I just want to acknowledge that all of these people who helped us today behind the scenes and everywhere, thank you to them. Thank you for this wonderful audience who came today and encouraged all the actors here. And some of Shubhankar, who's doing the video. Actually, hi Shubhankar. We were doing the front desk numbers. And Sheetal Dhote. Sheetal Dhote was helping us at the front desk. Yatin Prakash Saraf, Saraf were doing the ushering for us and for the makeup. And Anuja, Avinash, Sally, Goldie, all these people. So, if I forgot somebody's name, please forgive me, but I won't remember everybody here. But thank you so much for coming and encouraging us. Q&A, go ahead. Go ahead. Ask a question. Yeah, sure. Well, first of all, kudos. I'm from Delhi, and it felt like I was in Monday House right now. So the acting was super. That's a huge compliment. You all did fantastic. I was really engrossed in the play. I even teared up a couple of times. But my question is, so of course the play is not homophobia, you say, but I also see it as a toxic masculinity play. Yeah. I mean, that was right there in my face, right? As a playwright and director and actors, feel free to answer my question, anyone. Where do you take the responsibility to move away from entertainment? Because I see a lot of this amongst us. So how do you encourage wheels turning and thought provocation so that it's not just entertainment, but we take some of this and apply it to our lives? So let me give you a little bit of the background about the play itself. The play is called Dohri Zindagi. That was a very short story written by Vijay Gandheta in the early 70s, actually. And even at that time, it was a progressive play. 9 years ago, we did that. 9 years ago, I think. Around 9 or 10 years ago, 14 years ago, Amol Palekar came here and he directed a play where some of these actors you see here, they were in that play. And I did a dramatic reading with him for this play, Dohri Zindagi. So even then, it kind of struck a chord in my mind that it's a subject not many people will pick up and go ahead with it. And like you say, wheels turning and where the entertainment stops and when it becomes a reality, bringing this play is that first step, I would think. So even after when I did it, one show last year, and even yesterday and today, I'm sure some people will come back and say, oh, aisa play kyun kiya? You know, ye play uthaya hi kyun? And I had a lot of resistance even
or even your friends or family are going through this kind of situation, I think go back and rethink. So this play was nothing, and some people are, oh, it's so unbelievable that these two girls didn't know. She didn't know she's a boy or a girl. But think about when this play took place, maybe in the 60s or 50s, when the girls used to get married at the age of like 8 or 9. So at 8 or 9, they really don't know whether they're a boy or a girl. So if they're dressed like a boy and raised like a boy, they'll think he's a boy or she's a boy. So, I mean, here we can't show a 9-year-old playing the role, but that's the side. So I think Wheels Turning, yes, please take this play. So this is not only about these two girls, it's about everything in the society, how the patriarchs, like, they just completely take over, they just don't let the wife say anything. She had no say. And Bhoot actually represents the, I don't know, the conscience, the inner conscience that really sometimes just comes up and it just, you know, shakes you up. And that's what he says at the end, that your monologue was about that. मैं तो तुम्हारी ही चेतना हूँ, इसके लिए नहीं था by the way. Somebody was raising hand over there. Okay, yeah, please go ahead, stand up. I have to tell you, this is Broadway quality play. What I would request is you should translate this in English. This is a timely play, and it's fantastic. It really should not be limited to our kind of movies. It really is. You have put a lot of effort in it. It ought to be translated, and of course retain the culture, but please provide some translation that people can follow it. Even the Indians in the dialogue, whatever the United States. And it's not every word of the dialogue. It's the whole theme. I couldn't hear all the dialogue, but I really encourage you to translate it in English and really on big stage. Thank you so much. Thank you. To bring this to life. My job was easy. Their job was hard. First of all, congratulations. Thank you. Thank you. My take is slightly different than what others have said. I think the entertainment aspect of the play makes it more relatable. We could relate to it much more by entertainment aspect. It also made it not preachable. So I think the entertainment aspect of the play makes it more relatable, easier to understand, and to take it forward. So I think that's नया ग्रुप बना है वैसे इसको लेकर क्या खबर मैं जी हम अभी जा रहे हैं अभी वही जा रहे हैं हिंदू आए थे वो टेंशन